हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं गद्य खंड दूसरा चैप्टर लेकर के आया हूँ जिसका नाम है उसने कहा था, जो एक कहानी है जिनके लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी है। बहुत दिनों से बहुत कुछ बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मैं कैसे पहचानूंगा जो ये कहानी है या यह निबंध है। इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक लाया हूँ जो आप लोग थोड़ा देख ले कि कैसे मैं पहचान सकता हूँ कि ये निबंध है ये कहानी है। तो देखिए, निबंध के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हूँ कि नारी की बात सदा गीत और लेखों से बंधा है। नारी बने अर्थात अर्धनारीश्वर, बात बने बातचीत, सदा मने ओ सदा नीरा, गीत प्रगीत और समाज, और लेख मने एक लेख और पत्र, बंधा मने निबंध होता है। मतलब याद रखिए कि नारी की बात सदा गीत और लेखों से बंधा है। मतलब क्या, नारी मने अर्धनारीश्वर, इसमें जितने हैं सभी निबंध है। तो बच्चों ने कुछ बोला कि कहानी का क्या ट्रिक है, तो मैं कहानी के लिए भी दे दिया हूँ ट्रिक। उसने रोज तिरछी नजरों से कहता था कि नारी की बात सदा गीत और लेखों से बंधा है। उसने कहा था, रोज मने कहानी, रोज भी एक कहानी है, तिरछी मने तिरिच, मतलब कहता मने कहानी। इसमें जो है 3 कहानी है जो उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। ये 3 कहानी है। तो समझ में आ गई होगी कि कैसे मैं ट्रिक याद करूंगा। नारी की बात सदा गीत और लेखों से बंधा है, तो ये निबंध के लिए, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, तो ये कहानी के लिए। चलिए आज मैं थोड़ा लेखक परिचय करा देता हूँ, फिर चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो लेखक परिचय में क्या दिया हुआ, पहली बार जो उसने कहा था, जो लिखे थे सो लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी जी उनके लेखक है। उनका जन्म 7 जुलाई 1883, निधन जो है 12 सितंबर 1922 को हुआ था। वे मूल निवासी थे गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के। उनके जो पिताजी थे उनके पिताजी का नाम था पंडित शिवराम, और उनका जन्म स्थान जो है सो जयपुर राजस्थान में हुआ था। उनके माताजी का जो नाम है लक्ष्मी देवी गुलेरी जी की तीसरी पत्नी थी। याद रखिएगा कि पंडित शिवराम की तीसरी पत्नी गुलेरी जी जो थी, सो गुलेरी जी की तीसरी पत्नी थी, पंडित शिवराम की तीसरी पत्नी, और गुलेरी जी की तीसरी पत्नी के ये बेटे थे चंद्र शर्मा गुलेरी। इनका जो शिक्षा है सो बचपन में संस्कृत की शिक्षा करते, बचपन में इन्होंने संस्कृत की शिक्षा की थी। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय में क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक परीक्षा में 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए। मतलब ये पूछेंगे कि इन्होंने 1901 मतलब इंटरमीडिएट की परीक्षा कब पास की, तो 1901 में। मैट्रिक की तो 1899 में, एंट्रेंस तथा मैट्रिक दोनों की थी। 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किए थे एडमिशन। इनकी जो वृत्ति है सो 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। 1904 में ये जयपुर के जो राजा थे, राजा जयसिंह के यहाँ खेतरी करते थे। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक, जयपुर भवन के 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष। ये पूछेंगे जो पहली बार ये कब अध्यक्ष बने थे, तो 1916 में संस्कृत अध्यक्ष बने थे। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनेन्द्र चंद्र नंदी पीठ का प्रोफेसर ये चुने गए थे। इन्होंने जो है सो ये पूछेगा कि देखिए वहाँ पे लिखा हुआ निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसका अभी हम लोग शॉर्टकट में BHU के नाम से जानते हैं, BHU। इनके जो संपादन है, इन्होंने क्या क्या संपादन किया था, तो समाज चोलक पत्रिका, काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका, इन्होंने ये सब संपादन किया था। इनकी जो रचना है सो देखिए, कहानी जो ये सब लिखे हुए हैं सो सुखमय जीवन इन्होंने 1911 में लिखा है। बुद्धू का कांटा 1911 में लिखा है, और उसने कहा था 1915 में। इन्होंने 3 कहानियां लिखा और तीनों के 3 हिट हो गए थे, जिसमें से मैं कहानी उसने कहा जो 1915 में लिखे थे, बहुत ही मजे आने वाला है, जिसमें लाना सिंह के बारे में बहुत ही अच्छी बातें की गई, जो एक सत्य घटना की कहानी है। इनके जो निबंध इन्होंने लिखा हुआ है, कछुआ धर्म, पुराने हिंदी देवानाम प्रियम। चंद्र शर्मा गुलेरी के बारे में अब थोड़ा कुछ बता देता हूं कि चंद्र शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के प्रथम लेखक थे। ये जो प्रमुख लेखक थे चंद्र शर्मा गुलेरी जो थे सो 20वीं सदी के लेखक थे। चंद्र शर्मा गुलेरी जी द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। चंद्र शर्मा जो थे सो किस युग के कवि थे, लेखक थे, तो द्विवेदी युग के। और इससे पहले मैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में बता चुका हूँ कि वे जो थे सो भारतेंदु युग के थे। तो याद रखिएगा ये द्विवेदी युग के लेखक थे।
अब आगे देखिए, थोड़ा मैं बता देता हूँ उनके बारे में। उसने कहा था कहानी को हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। उसने कहा था का दूसरा नाम मील का पत्थर भी है, मील का पत्थर। विमल राय में इस कहानी पर फिल्म भी बनाई गई थी। उसने कहा था जो लिखा गया है इस पर एक फिल्म भी बना बनाए थे, जिनके एक्टर जो थे सो विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म बनाए थे। ठीक है, अब मैं दिगंत भाग 2 निकालने जा रहा हूँ। आप लोग भी दिगंत भाग 2 निकाल लीजिए, जिसका मैं एक एक हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा, तो आप लोग भी निकाल लीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है उसने कहा, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोरों से जिनकी पीठ छल गई है और पक गए हैं, मतलब बड़ा बड़ा शहर में गाड़ी वाले सब चलते रहते हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट की बोली का मरहम लगावे। यानी कि जैसे अपने यहाँ अपने सब के यहाँ पे जो बोला जाता है कि बम्बू काट वाले सब आते हैं तो बोलते हैं हट जा, है हट जा, नहीं तो ऐसे ही बोल रहा है कि बम्बू काट वाले की बोली का मरहम लगाना चाहिए। बम्बू काट वाले जो हैं सो बहुत ही प्रेम भाव में बोलते हैं कि कभी भी उनके गाड़ी के आगे आ जाते हैं तो बहुत प्रेम से बोलते हैं उनको। बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़क पर घोड़े की पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए वाले कभी घोड़े से अपना निकट संबंध स्थिर रखते हैं, कभी राह चलते पैदलों के आंख न होने पर तरस खाते हैं। ये सब अमृतसर के बारे में बता रहे हैं। उनके पैरों की उंगली के पोरों को चीत कर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की सारी निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीट चले जाते हैं। तब अमृतसर में इनकी बिरादरी वाले चक्करदार गालियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सबका समुद्र उमार कर बचो खालसा जी, भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह। मतलब क्या, अमृतसर के जो बम्बू काट वाले सब होते हैं उनके गाड़ी के सामने अगर कोई आ जाते हैं तो ये सब कितने प्रेम से बोलते हैं। देखिए बोलते हैं सबको जो बचो खालसा जी, भाई जी, मतलब बचो खालसा जी, भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह करते हुए सफ़ेद फेटो खच्चरों और बतकों गन्नों को खोमचे और भाड़े वालों के जंगल में राखेते हैं। क्या मजाल है जी कि और साहब बिना सुने किसी की हट ना पड़े। यह बात नहीं, उनकी जीभ चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन करती है। उनकी जो जीभ है सो बहुत ही मीठी वाणी के साथ बोलते रहते हैं। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, मतलब चितौनी का अर्थ हुआ चुनौती देने पर अगर नहीं हटता है तो उनकी वचनावली के नमूने देखिए क्या क्या बोलते हैं। अगर कोई नहीं हटते हैं तो हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, ओ हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इसका अर्थ है तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू मेरे पहियों के नीचे क्यों आना चाहती है। क्योंकि उनके सामने कोई आ जाते हैं तो वो क्या बोलती है कि तेरी बहुत बड़ी लंबी उम्र है, तुम क्यों मेरे पहियों के सामने आना चाहती है। कितना मीठा मीठा भाषा बोलते हैं अमृतसर के बम्बू काट वाले, उसको बोलते हैं बच जा। ऐसे बम्बू काट के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर मिले। ऐसे ही बम्बू काट वाले के बीच होकर के एक लड़का और एक लड़की क्या हुए, चौक पे आकर के मिले। उसके बालों और इसके ढीले सूदने से जान पड़ता था कि दोनों सिख है। उनके बाल से ही देख के सबको पता लग रहा था कि ये दोनों क्या है, सिख जाति के हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आए थे और रसोई के लिए बड़ियाँ। वे अपने मामा के केस धोने के लिए जो है दही लेने आए थे। लड़का जो था सो दही लेने आए थे और रसोई के लिए बड़ियाँ मैंने कुछ रसोई के लिए सामान लेने के लिए आए थे। दुकानदार एक परदेसी से कह रहा था जो शेर भर गीले कपड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। वो किसी से दुकानदार वाला एक से उलझे हुआ था पापड़ की गड्डी के लिए। तो ये दोनों लड़का जब उस दुकान पर रुका हुआ था तो दोनों के बीच में देखिए बातचीत शुरू होती है। वो बोलता है कि तेरे घर कहाँ है, मेरे मगरे में, और तेरे माझे में यहाँ कहाँ रहती है। देखो रहती है लिखा हुआ है, मतलब किसने पूछा होगा, लड़का ने। तो अंतर सिंह की बैठक में, उन लड़की ने जवाब दिया अंतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं, मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। कहाँ पे, तो गुरु बाजार में। इतने में दुकानदार निपटा और इनके सौदे देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। ये दोनों जो थे ले लिए सौदा और दोनों क्या किए, साथ साथ चल पड़े। एक बात मैं बता दूं, वो जो लड़का था, लड़का का नाम था लाना सिंह। लड़का का जो नाम था सो लाना सिंह था और वह लड़की जो थी से सूबेदारनी थी। चलिए देखिए, लाना सिंह बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत ही अच्छा सिपाही भी थे वे।
दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर उससे पूछा। जब वो दोनों लड़की वहां से निकली तो दोनों मुस्कुराकर पूछे, तेरी कुरमाई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें फाड़ कर धत कर दौड़ गई। आप लोग को ये सोच में हो रही है कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है? तो कुरमाई का अर्थ यहाँ पे सगाई होता है। सगाई अर्थात शादी हो गई, तेरी शादी हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ के क्या बोली? धत। नहीं, जैसे आपने किसी से पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई तो लड़की क्या करती है? बोलती है धत, कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की जो थी से लड़कों की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। देखिए किस्मत भी कितना साथ दे रही थी। जो वे दोनों लड़का लड़की कभी तो सब्जी वाले के यहाँ तो कभी दूध वाले के यहाँ तो कभी अकस्मात कहीं कहीं मिल जाया करते थे। नहीं तो एक दिन ऐसे ही चिढ़ाने के लड़का ने क्या किया, वो जहाँ भी मिलता था सब बार पूछा, तेरी कुरमाई हो गई? तो ऐसे ही फिर उसने एक दिन उसको चिढ़ाने के लिए पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई? तो लड़की ने एक दिन बोल दिया, हाँ हो गई। तो इसने लड़का ने पूछा, कब? तो कल। देखते नहीं ये रेशम से कटा हुआ सालू। और लड़का जो है मन ही मन में लड़की से प्रेम करता था। इससे लड़का का देखिए दिल कैसे टूटता है। लड़के ने घर की राह ली, रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। ये बावड़ा सा हो गया कि इसका प्रेम तो अब खो गया। ये रास्ते में क्या किया, एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खो दी, एक कुत्ते को पत्थर मारा, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई। तभी कहीं घर पूछा। देखिए घर जाते वक्त जब उसने यह बात सुन लिया कि तेरी कुरमाई हो गई, तो इसने बोल दिया, लड़की क्या हो गई? तब से ये बावड़ा सो गया। रास्ते पर जब ये चलने लगा तो लड़के को मोरी माने होता नाली में ढकेल देता, तो कभी छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खो देता, एक कुत्ते को पत्थर मारता, एक गोभी वाले को ठेले को दूध उड़ेल देता था। राम राम। अब देखिए कहानी का भाग का दूसरा पद है। मतलब यह जो कहानी है सो 5 भागों में बटा हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा कि ये कहानी कितने भागों में बटा हुआ है, तो 5 भाग में बटा है, जिसमें 3 भाग में युद्ध के बारे में वर्णन किया है। यह देखिए भाग दूसरा में देखिए, ये राम राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां कर गई। उस समय जो है सो जर्मनी वाले से भारत की लड़ाई होती थी, वहीं के बारे में बता रहा है। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेघ और ऊपर बरस रहे थे। क्या हो रहे थे? जाड़ा थी, जाड़ा का समय था, मेघ बारिश ऊपर बर्फ बरस रहे थे, पिंडलियों तक कीच में धंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता ही नहीं। गनीम माने होता है दुश्मन कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटों में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है। मतलब वहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ धमाका बम फूटता ही रहता था और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो न कोई लड़े। गैली गोली मतलब ये गोला जो था बम, इससे कोई बचेगा तभी न लड़ेगा। नगर कोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी लगी गई तो चटाक से गोली दाग देगी। ना मालूम दुश्मन मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। मतलब दुश्मन जब जितने थे सभी क्या करते, छुप के कहीं अगर कोनी भी थोड़ा बाहर निकलता है कि चटाक से गोली लगती थी। वही ये सब बोल रहे हैं कि दुश्मन कहाँ छुपा है पता नहीं, मिट्टी में है कि घास की पत्ती में छिपा हुआ है। लाना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी होगी। नहीं 7 दिन की छुट्टी होने वाली थी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भरकर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में, एक तो फिरंगी की मैम थी वहाँ पे जो मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती। वहाँ की जो फिरंगी मैम थी सो इस सबको फल और दूध खूब खिलाते थे। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, उसको मतलब दाम नहीं लेती थी वो मैम जो थी। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने हैं। वो फिरंगी मैम क्या बोलती थी, मैं दाम नहीं लूंगा, तुम तो मेरे राजा हो, तुमने मेरे मुल्क को बचाने के लिए आया है। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, 4 दिन से कोई सोया नहीं था। बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, मतलब बिना देखिएगा दौड़ने का भी मन हो तब पर भी घोड़ा दौड़ पड़ता है। और बिना लड़े सिपाही जो होते हैं थोड़ा होते ही है क्रूर टाइप के, वो बिना लड़े ही लड़ना चाहेगा। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए तो 7 जर्मनों को अकेले मार कर न लौटूं तो मुझे
मुझे दरबार की साहब की हथेली पर मत्था टेकना नसीब न हो। मतलब वे सब जितने थे उनमें उन्होंने उसमें से एक ने बोला कि अगर मुझे हुकुम मिल जाता साहब का तो मैं 7 जर्मनों को अकेला ही मार गिराता। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते हैं, मुंह फाड़ लेते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरों में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। वे सब जो है सो क्या करते हैं, 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन ऐसा किया था 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमांड नहीं दिया, नहीं तो उसकी मैं क्या कर देता। मतलब पिछले बार जब इन लोगों ने हमला किया था तो 4 मील तक जर्मन नहीं मिले और जनरल सब ने अगर हटने का अपना आदेश नहीं लेता तो मैं उन सबको क्या से क्या कर देता हूँ। नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर पूछा। वहां पे सूबेदार थे एक हजारा सिंह, जिन्होंने मुस्कुराकर पूछा। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। मतलब बड़े जो अफसर होते हैं बहुत दूर के सोचते हैं। 300 मील का सामना एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। 300 मील है, अगर एक तरफ बढ़ जाएंगे तो दूसरी तरफ फंस सकते हैं। सूबेदार जी सच है, लाना सिंह बोला, पर क्या करे, हड्डियों में तो जाड़ा सा धस गया। जाड़ा का समय था, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों से सोते पझर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगरी में कोले डाल। देखिए सबको आप ऑर्डर मिल रहा है कि उद्यमी उठो, सिगरी में कोले डाल दो। सिगरी माने समझते होंगे तो वर्षा के समय में एक बोरिस होती है जिसमें आग डाल के आग को सेका जाता है जिससे गर्मी नहीं लगती है। वजीरा तुम चार बार जन को लेकर के जाओ, 4 आदमी को लेकर के, जन मने आदमी को लेकर बाल्टी लेकर खाई का पानी क्या कर दो, बाहर फेंक दो। महासिंह, ये सब सैनिक का नाम है। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा क्या कर दो, बदल दो। या कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। नहीं, सूबेदार जो थे हजारा सिंह थे, उन्होंने पूरा चक्कर लगाना शुरू कर दिया। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। याद रखिएगा वजीरा सिंह कौन था, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। विदूषक का अर्थ होता है जोकर। विदूषक का अर्थ क्या होता है, जोकर। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकते हुए बोला, मैं पादी बन गया हूं। पादी माने मूर्ख बन गया हूं। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। देखिए ये तो कॉमेडियन था ही, जोकर था ही वजीरा सिंह, जो क्योंकि वहां के वे क्या थे, विदूषक थे। इस पर खिलखिलाकर सब हंस पड़ा। सब पे जो थे से उदासी के बादल फट गए। लाना सिंह दूसरे बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बारी के तरबूजे में पानी है कि ऐसी खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। अपने बारी में क्या करो, खरबूज वाला खेत में पानी डाल दो, ऐसा खाद पानी क्या करेगा, पंजाब में भी नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना क्या करूंगा, जमीन यहाँ मांग लूंगा, फले के बूटे लगाऊंगा। ये जो थे से बोले क्या, मैं लड़ाई के बाद यहाँ पर सरकार से कुछ जमीन मांगूंगा। लारी होरा को भी यहाँ बुला लूंगा। नहीं, मतलब लारो होरा मतलब एक औरत के लिए प्रिय शब्द होता है लारी होरा। या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम को, या वही फिरंगी मैम को मैं बुला लूंगा। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं, यहाँ वालों को शर्म नहीं, देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका। सिख तम्बाकू नहीं पीते। सिख क्या करते हैं, याद रखिएगा, सिख तम्बाकू या सिगरेट नहीं पीते हैं। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है, पर मैं पीछे जाता। वही फिरंगी मैम इन सबको सिगरेट पीना जाता थी, लेकिन ये क्या करता था, लेकिन ये सब तो पीता नहीं, ये सब पीछे हट जाता था। तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अबोधा सिंह कैसा है, ये लाना सिंह ने पूछा कि अबोधा सिंह कैसा है। अच्छा है, मैं जानता ही नहीं हूँ। जैसे रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगरी के सहारे गुजार लेते हो, उसके पहरा दे आते हो। थोड़ा मैं यहाँ पे थोड़ा आप लोग को कुछ जानकारी दे देता हूँ कि ये सब वजीरा सिंह कौन था, हजारा सिंह कौन था, नहीं, और बोधा सिंह कौन था। तो देखिए इधर लाना सिंह जो थी वही लड़की जो बच्चा में मिलती थी, जिसको ये पूछते थे कि तेरी कुरमाई हो गई, वही लड़की की शादी जो है सो हजारा सिंह से हो गई। हजारा सिंह जो थे से सूबेदार थे, तो सूबेदार की पत्नी सूबेदार नहीं कहलाएगी। जैसे मास्टर की पत्नी मास्टरनी कहलाती है, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी कहलाती है, वैसे ही हजारा सिंह और वो सूबेदारनी की जब शादी हो गई और वहाँ पे लाना सिंह का जो प्रेम टूट गया था, वही इन दोनों की शादी हो गई थी, इन दोनों को। और उनके जो पुत्र थे सो
बोधा सिंह थे। यानी अब आप लोग को थोड़ा समझ में आ गया होगा कि लाना सिंह के जो प्रेम थे, लाना सिंह के जो प्रेम थे सूबेदारनी, लाना सिंह के जो प्रेम थे सूबेदारनी, लाना सिंह के जो प्रेम थे सूबेदारनी, उन्हीं का बेटा था कौन? बोधा सिंह। याद रखिएगा कौन था? बोधा सिंह। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया कि बोधा सिंह कौन था? तो लाना सिंह के प्रेमिका का ये बेटा था, इसीलिए उसको बहुत मानता था। और हजारा सिंह सूबेदारनी के पति थे। अब आगे देखिए थोड़ा, तो ये क्या करते थे उसके लिए, जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ, ये क्या करते थे, अपना सारा कम्बल उसको उड़ा देते थे बोधा सिंह को, उसके पहाड़े पे खुद पहरा दे आते थे और अपना पूरा रात सिगरी के पास गुजारते थे। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर सुला देते थे और अपने कीचड़ में पड़े रहते थे, कहीं तुम ना मांद पड़ जाना। जाड़ा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। नहीं, बोलते हैं कि निमोनिया से मरने वाले को क्या मिलता? मुरब्बा तक नसीब नहीं होता। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खट के किनारे मरूंगा। इन्होंने क्या बोला? मैं बुलेल, वहाँ के एक जगह का नाम है, वहाँ पे इन्होंने बोला कि मेरा डर मत करो, मैं वहीं पे मरूंगा। भाई किरत सिंह की गोद में मेरा सिर होगा और मेरे माँ हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। यहाँ पे एक आप लोग को बता दूं कि ये जो लाना सिंह थे बहुत एक बहादुर सिपाही थे। आप लोग इन सबको नेट पर सर्च करके देख सकते हैं कि बहुत ही ये बहादुर सिपाही थे। देखिए आगे इनका कहानी मैं बताऊंगा ही तो समझ में आ जाएगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर क्या मरने की लगाई हुई है, मरे जर्मनी और तुर्क। चलो कुछ गाना हो जाए भाइयों, कुछ गाओ। हाँ कैसे? दिल्ली, तो देखिए ये सब इन लोगों ने कुछ गाना गाया। दिल्ली शहर ते पिशोर न जून दिए, अकर लेना लोनांग द व्यापार मंडिए। अपना ये आप लोग गीत पढ़ लीजिएगा। देखिए उसके बाद बोला है कि कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरवारी सिख ऐसे लुच्चे का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी। बहुत अच्छा गीत गाया था, क्योंकि ये वजीरा सिंह ने गीत गाया था। और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। फिर से सब क्या हो गए? खुश हो गए गीत सुनने के बाद। अब देखिए कहानी का तीसरा भाग स्टार्ट हो गया है। दोपहर रात मतलब दोपहर बीत गई है, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने कंबल बिछाकर लाना सिंह के 2 कंबल और एक ब्रांड कोट ओढ़कर सो रहा है। बलान कोट ओढ़कर सो रहा है। लाना सिंह पहाड़े पे खड़ा हुआ है, एक आँख खाई के मुख पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा नहीं, ये बता रहे हैं कि दोपहर रात गई है। नहीं, और लाना सिंह जो थे सब बोधा सिंह को बहुत मानते थे। वे उसके पहरे पे खड़े हुआ करते थे और एक आंख खाई की ओर था और एक आंख बोधा सिंह के दुबले शरीर पे। बोधा सिंह देखिए कराया, ओह क्या हो बोधा भाई, क्या हुआ? पानी पिला दो। मतलब ये क्या बोला बोधा सिंह? पानी पिला दो। तो लाना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसा हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। इसको क्या हो रहा था? बोधा सिंह को जार लग रहा था। जिन्होंने क्या बोला कि मेरी जर्सी तुम क्या करो, पहन लो। तो बोधा सिंह बोला, और तुम? मेरे पास सिगरी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ये कितना उसको प्यार करते थे, देखो कितना झूठ बोले, जो मुझे सिगरी है, मुझे गर्मी लग रही है, पसीना छूट रहा है ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए इतना काम करते हो। हाँ याद आई। अब देखिए उसको पहलाने फुसलाने के लिए क्या कहते हैं। ओह याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मैं बुन कर भेजी हुई है। गुरु उनका भला करे, यो कहकर लहना अपना कोट उतार के क्या किया, जर्सी उसको पहना दिया। तो बोधा सिंह बोला, सच कहते हो और नहीं झूठ? यूँ कहकर नहीं करते हुए बोधा तो अपने जबरदस्ती उसको क्या किया, जर्सी पहना दी। और आप खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा हो। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। इन्होंने तो वैसे ही उसको पहनाने के लिए एक छोटा सा कहानी बना के बोला कि मुझे मेम ने जर्सी भेजा हुआ। ये तो उन्हें पहनाने के लिए एक छोटा सा झूठ बोले थे। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। नहीं, वहाँ पे एक खाई थी, खाई से आवाज आई कि सूबेदार हजारा सिंह। तो ये इधर से हजारा सिंह ने बोला, कौन? लपटन साहब, हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करते हुए सामने हुआ। देखो इसी दम दावा करना होगा, मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। उसने क्या बोला कि मील भर की दूरी पर एक जर्मन खाई है, अभी तुरंत ही दावा करना होगा। उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता आया हूँ। इन्होंने क्या बोला कि मैंने इस पेड़ के नीचे नीचे क्या किया हूँ, रास्ता काट के बना कर के आया हूँ।
3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े करके आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़ जाओ और उनसे जाकर के मिल जाओ। खंदक छीनकर जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहते हैं। नहीं, उन्होंने क्या बोला कि हम यहाँ हैं, तुम 10 आदमी को यहाँ छोड़ करके सभी क्या करो, वहाँ पे जर्मन की ओर चले जाओ। चुपचाप सब तैयार हो गए। देखिए अब यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार टॉपिक आने वाला है। ये जो लप्टन साहब थे, जो नकली लप्टन साहब थे, और इन्होंने ये सबको बुद्धू बना करके वहाँ से भगाना चाहा। बोधाजी कम्बल उतार कर चलने लगे। नहीं, बोधाजी भी क्या किया, कम्बल उतार के चलना शुरू कर दिया। तब लाना सिंह ने उसे रोका। लाना सिंह ने उसको क्या किया, रोका। लाना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। बोधा के जो पिताजी थे सूबेदार थे, जो बोला तुम भी चलेगा। तब लाना सिंह समझ कर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन है, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई न रहना चाहता था, पीछे कोई नहीं रहना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया, सभी को 10 आदमी को यहाँ रोका और सभी को लेकर के वो चल पड़ा। लप्टन साहब लाना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़ा हो गया था। समझिए नकली लप्टन था, इसीलिए मुंह फेर के मुंह को उधर घुमा करके खड़ा हो गया और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। जेब से क्या किया, सिगरेट निकाल के सुलगाने लगा। 10 मिनट बाद उन्होंने लाना की और हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। और आपको तो अभी मैं बताया हूं कि सिख जो होते हैं न सिगरेट पीते हैं न तम्बाकू खाते हैं। तो इसने उसको बोला कि लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लाना सिंह अब सब समझने लगा थोड़ा थोड़ा। मुंह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। नहीं, इन्होंने क्या बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते हैं उसने सिगरी के उजाले में साहब का क्या किया, मुंह देख लिया, बाल देखे तब उसका माथा ठनका। ओ लप्टन साहब को तो बाल थे, लप्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक ही दिन में कहाँ उड़ गए। उनकी जगह कैदियों के से तो कटे हुए बाल कहाँ से आ गए, कैदी की तरह कैसे बाल आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटाने का मौका क्या है, मिल गया हो। लाना सिंह जांचना चाहा, लप्टन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे लड़ाई खत्म होने पर, क्यों यह देश पसंद नहीं। उन्होंने पूछा, क्या यह देश तुमको अच्छा नहीं लगता। नहीं साहब, शिकार के हुए मजे यहाँ कहाँ है। शायद पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम जगधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका जो है सो खांजा वाला अब्दुल्ला रास्ते के एक मदिरा में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी, हाँ याद है पाजी, सामने से वह नीलगाय निकली थी, ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी। जब ये आप देखो उनको बात में फुसलाकर इनसे सब कुछ झूठा देखिए बुगलवा रहे हैं, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। नहीं, तो इन्होंने जो नीलगाय को मारा था तो क्या किया था, पुट्ठे से निकल गई थी गोली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा आया था। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर वह नीलगाय का सिर आ गया था ना, सिर आ गया शिमले से तैयार होकर के। यह बोल रहे थे उनको, आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। आपने क्या बोला, जो रेजिमेंट की मेस में लगाऊंगा। हाँ, पर मैंने उसे क्या किया, विलायत भेज दिया है। नहीं, इन्होंने अब क्या बोला उसको, मैंने विलायत भेज दिया, दूसरे देश भेज दिया हूँ। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। इन्होंने पूछा कि ऐसा बड़ा सिंह तो 2-2 फुट के कम से कम हुए होंगे। हाँ लाना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया। अब देखो, जब इसको बाद में फुसलाने लगा तो लप्टन साहब का नकली लप्टन था, वो बोल रहा था कि तुमने सिगरेट नहीं पिया। पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। इन्होंने क्या बोला, जो ठीक है साहब मैं पी रहा हूँ, थोड़ा दिया सलाई लेके आता हूँ। कहकर लाना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा कि उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अब तो वो समझ गया कि ये नकलिया लप्टन है। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकरा गया और बोला, कौन, वजीरा सिंह। अंधेरे में उसने क्या किया, किसी सोने वाले से टकरा गया। तो उन्होंने पूछा कि कौन, वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लाना, क्या क़यामत आ गई, जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, क़यामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है। नहीं, इसने बोला कि होश में आओ, क़यामत आ गई है लप्टन साहब की वर्दी पहनकर। क्या लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। सूबेदार ने क्या किया था, इसका मुंह नहीं देखा था और मैंने अभी इसका मुंह देखा और बातें भी की। सौरा साफ उर्दू बोलता है। सौरा एक प्रकार का गाली होता है जिसका हिंदी होता है ससुरा। ससुरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू बोलता है। और मुझे पीने को सिगरेट दिया। नहीं, सिख तो पीते ही नहीं है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। नहीं, सूबेदार वहाँ पे घूमता रह जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी, धावा हो जाएगा।
उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ कर चले जाओ। नहीं, अभी पलटन सब गए हुए ही हैं, तुम क्या करो, पीछे से दौड़ करके चले जाओ और उसके पैर के निशान देखते देखते तुम उसका चले जाओ। अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। इन्होंने क्या बोला कि पत्ता तक नहीं खड़कना चाहिए, बहुत जल्दी से तुम क्या करो, देर मत करो, चले जाओ। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की मैं अभी यहाँ का सबसे बड़ा हुक्म हूँ। हुक्म जमादार लाना सिंह जो इस वक्त का सबसे बड़ा अफसर है, जाओ, मेरा हुक्म है, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो, क्योंकि एक जो था सो बोधा सिंह सोया हुआ था, एक को इन्होंने भेजना चाहा, तो अब 8 नहीं। अब देखिए लाना सिंह क्या बोल रहे हैं, 8 नहीं 10 लाख हूँ। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। एक जो सिख होते हैं सो कितने के, 1.25 लाख के, तो 8 को 1.25 लाख से मल्टीप्लाई करें 10 लाख हो जाएंगे ना। चले जाओ। लौट कर खाई के मुहाने पर लाना सिंह दीवार से चिपक गया। लौटा खाई के मुहाने पर लाना सिंह दीवार के चिपक करके उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, यानी 3 बराबर बम निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार बांध दिया। समझ लिए, इतना बड़ा गोला निकाला और बंदूक बम का, और उसने क्या किया, 3 जगह घुसा दिया। तार के आगे सूत की एक गुच्छी थी जिसे सिगड़ी के पास रख दिया। सिगड़ी अगर तार में आग लगती तो धीरे धीरे सब बम ब्लास्ट होते। बाहर की तरफ एक दिया सलाई जाकर गुत्थी पर रख दिया। अब देखिए लाना सिंह की बहादुरी। लाना सिंह क्या करते हैं कि बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लाना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। उन्होंने क्या किया, उल्टा बंदूक को किया और एक बार मारा उसकी पीठ पे। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ा। क्या हुआ, दिया सलाई गिर पड़ा। लाना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पे मारा और साहब के गर्दन पे मारा और साहब क्या हुए, बेहोश हो गए। और उन्होंने क्या बोला, मेन गोड, ओ माय गॉड। मीन गोड का अर्थ होता है ओ माय गॉड, कहते हुए चित्त हो गए। लाना सिंह ने तीनों गोले को बीन कर खंदक के बाहर क्या किया, फेंक दिया। तीनों बम को फेंक दिया और साहब की घसीट कर सिगड़ी के पास लेटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले कर दिया। साहब की मूर्छा टूटी। लाना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब। नहीं, अब जो लेफ्टिनेंट साहब थे उसकी मूर्छा टूट गई। उन्होंने पूछा, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है। आज मैंने बहुत बातें सीखी। आज मैंने क्या की, बहुत बातें सीखी है। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगधारी के जिले में नीलगाय होती है। देखिए इन्होंने बात से ही उसको फंसा लिया। तो उन्होंने बोला कि मैंने आज क्या क्या सीखा कि जगधारी के जिले में नीलगाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खान सामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं। समझिए, मुसलमान कभी जल चढ़ाते हैं मूर्ति पे और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर या तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा। हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज बोला भी नहीं करते थे। बिना मतलब कि हमारे जो लेफ्टिनेंट साहब थे सो क्या करते थे, 5 शब्द बोला भी नहीं करते थे। और तुमने कैसे ये सब सीख लिया। अब देखिए आगे बता रहा है क्या, लाना ने पतलून की जेबों की तलाश नहीं ली थी। लाना जो थे नहीं लिए थे। साहब ने मानो जारों से बचने के लिए दोनों। लाना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो पर माझे का लाना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। नहीं, लेफ्टिनेंट साहब को बोल रहे थे कि लाना सिंह बहुत ही बड़ा चालाक आदमी है, तुमको बहुत 4 आंख चाहिए हमको धोखा देने के लिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था, औरतों को बच्चे होने की ताबीज़ बांटता था और बच्चे को दवाई देता था। नहीं, 3 महीने हो गए थे। एक मौलवी साहब आए थे, तुर्की के थे और बच्चे को मतलब सभी को ताबीज़ बांट के बोलता था कि आपको बच्चा हो जाएगा। चौधरी के बर के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था। कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। नहीं, अब पीता था हुक्का और बोलता था जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते हैं। जर्मनी वाले के बारे में क्या बताते थे कि विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। किससे, तो मंत्र पढ़ के। गौ नहीं मारते हैं। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद हो जाएगी। डाक बाबू लहू राम भी डर गया। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी क्या की थी, मोड़ दी थी। नहीं, लाना सिंह ने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था, जब तक मेरे गांव में
पैर रख लो तो तेरी खैर नहीं। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लाना की जांग में गोली लगी। नहीं, लप्टन साहब ने क्या किया, पिस्तौल जेबी से ही चला दिया। इधर लाना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल की आग कर दी। उधर जब ये गोली चला कि सभी ने उस पर फायर कर दिया और उसकी क्या हो गई, लप्टन साहब नकली या लप्टन की मृत्यु हो गई। धड़ाका सुनकर सब दौड़ गए। बोधा चिल्लाया, क्या है? नहीं, बोधा सिंह अभी भी सोया हुआ था और उसने चिल्लाकर बोला, क्या हुआ? लाना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हरका हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। उन्होंने उसको क्या झूठ बोला कि अरे एक ठो कुत्ता आया था, उसको मैंने क्या किया, मार दिया। और औरों से सब हाल कह दिया जो ऐसा ऐसा बात है। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गया। लाना ने साफा फाड़ कर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांध दी और घाव जो था सो मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना क्या हुआ, बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। 70 जर्मन जो थे सो खाई में निकल क्या किए, घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लाना सिंह तक कर मार कर रहा था। मतलब यहाँ पे तो 8 ही लोग थे और वे कितने आ गए थे, 70 आ गए थे। अपना मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे जाते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर क्या हुए, पड़ने लगे। एन मौके पर जर्मन के दो चक्की के पाटों में पीस गए। पीछे से जो थे सूबेदार का सैनिक आ गया और आगे से लाना सिंह बरसाने लगे और सामने लाना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वाले ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी आई, अकाल सिक्खा दी फौज आई, वाह गुरु दी फतह, वाह गुरु जी खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण चले गए, उधर से 63 के, इधर 15 के। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। सूबेदार जो थे उनको भी एक गोली लग गई थी दाहिने कंधा में। लाना सिंह की पसली में एक गोली लगी थी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूरा कर लिया। घाव को क्या किया था, मिट्टी से उसने भर दिया था। बाकी का सफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट दिया। किसी को खबर न हुई कि लाना के दूसरा घाव भारी घाव लगा रहा है। उन्होंने सबको ये घाव बताने से छुपा दिया। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नामक सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी कि जैसे कि बाणभट्ट की भाषा में बता रहे हैं कि दंत विनोपेदासाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर कर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। नहीं, वजीरा सिंह बोल रहे हैं, जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। वजीरा सिंह कौन था, विदूषक, और ये जो पीछे गए थे लाना सिंह ने उसको भेजा था रोकने के लिए। सूबेदार लाना सिंह ने सारा हाल सुना। वो जो था सूबेदार सब हाल सुना। लाना सिंह ने कैसे कैसे बहादुरी की काम किया है। कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे, तू ना होता तो आज सब हम मारे जाते। नहीं, अगर लाना सिंह नहीं होते तो सब आज मारे गए होते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिने की ओर की खाई वाले ने सुन ली थी। 3 मील वाले नहीं, उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। तो वहां झटपट 2 डॉक्टर 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली आई, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरे में लाशें रखी गई। एक गाड़ी में क्या किया, घायल जितने थे सबको रखा और दूसरे में लाश बिछा दी। सूबेदार ने लाना सिंह की जांग में पट्टी बांधने चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा सा घाव, इन्होंने ये घाव नहीं देखने दिया किसी को। सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बढ़ रहा था। बोधा सिंह जो था सो क्या कर रहा था, ज्वर लगा हुआ था, उनको बुखार लगा हुआ था। वो ज्वर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लाना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। सूबेदार बोलता था, नहीं लाना तुम भी मेरे साथ चलो। यह देख लाना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है, और सूबेदार ने की सौगंध जो इस गाड़ी में न चले जाओ। उसने क्या बोला, तुम्हें बोधा की कसम है, तुम्हें अपने बेटे और पत्नी की कसम है, तुमको जाना पड़ेगा और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना। इसने क्या बोला, जो तुम वहां पे जब पहुंच जाओगे तो मेरे लिए क्या करना, तुम गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ी आती ही होगी।
मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। वजीरा सिंह को इसने अपने पास रख लिया जो विदूषक था। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। तब पर भी उसने बोला कि आप भी मेरे साथ चलो। सुनिए तो सूबेदारनी की होरो की चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। उसने बोला कि जब तुम वहाँ पे पहुँचोगे तो क्या करना, मेरे द्वारा एक चिट्ठी लिख देना और घर जाना तो मतलब चिट्ठी में लिख देना कि मेरा मत्था टेकना, मेरा प्रणाम। और जब घर जाओगे दूसरे को कर देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वो मैंने क्या किया, कर दिया। अब देखिए ये जरूर कहीं ना कहीं इसी कारण से इस कहानी का नाम पड़ा कि उसने कहा था। सूबेदारनी ने अब क्या कहा था सो आगे मैं बताने जा रहा हूँ। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लाना का हाथ पकड़ कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए। वो चलते चलते क्या बोला, तूने हमारे और बोधा का प्राण बचाया है। लिखना कैसे, साथ ही घर चलेंगे, अपने सूबेदारनी को तू ही कह देना। नहीं, उसने क्या कहा था, ये भी पूछा क्या कहा था, तुम अपने कह देना। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वो लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लाना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमर बंद खोल दे, तर हो रही है, तर मने दर्द हो रही है। उनके पास जो घाव था वो बहुत विशाल था, लेकिन उन्हें बहुत देर तक छुपाए रखा। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। सही बात है, यदि मौत लो आदमी के पास चलाती है तो सभी लगभग साफ हो जाते हैं, जमीन सब। तो वही बता रहे हैं कि जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आने लगी। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लाना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे 1-8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। समझिए वो जो लड़की थी सूबेदारनी, अभी मैंने वर्णन किया, जब बच्चा में ये दोनों मिलते थे तो बोलती थी ना कि तेरी कुरमाई हो गई। जब वह पूछता था तेरी कुरमाई हो गई तो वो लड़की कितने साल की थी, 8 साल की। और लाना सिंह जो थे 12 साल के थे। तब धक्का के लड़की भाग जाती थी, नहीं बोलते थे कि तेरी कुरमाई हो गई, और लड़की क्या बोलती थी, धक्का के शर्मा करके भाग जाया करती थी। एक दिन उसने वैसे ही उससे पूछा कि हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लाना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्यों हुआ ये सब उनको अब याद आ रहा है जब मृत्यु साफ आ जाती है। अब लग रहा था कि वजीरा सिंह फिर बोले, वजीरा सिंह पानी पिला दो। 25 वर्ष बीत गए, अब लाना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गए। ये सवाल पूछेंगे कि लाना सिंह का राइफल का नाम क्या था, नंबर 77 नंबर था। उस 8 वर्ष की कन्या की ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी न। 25 साल के बाद उनको ये भूल गए थे कि वो कन्या है कि नहीं, मिल रहा था कि नहीं मिला था, भूल गए थे। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने पर वह अपने घर गया। वह रेजिमेंट की अफसर की चिट्ठी मिली, फौज लाम पर जाती है, फौरन चले जाओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह सूबेदार उसे बहुत चाहता हूँ। लाना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तो सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया और बोला, लाना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। मतलब वही सूबेदारनी जब 8 साल में इन दोनों की जो मुलाकात हुई थी मामा के यहाँ। लाना सिंह भीतर पहुंचा, सूबेदारनी बोली, मुझे पहचानते हो, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में भी तो सूबेदार के घर के लोग नहीं रहते थे, मैं तुमको तो नहीं जानता हूँ। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनो, लाना सिंह चुप। नहीं, इन्होंने बोला कि मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुरमाई हो गई, धत्कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भाव की मुस्कुराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बाहर निकला। वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा। वे अभी कहानी सोच रहे थे, सपना देख रहे थे, सब स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। नहीं, जब इसने बोला 25 साल के बाद जब इनकी भेंट हुई तो उसने वो जो लड़की थी उसने बोला कि तेरी कुरमाई हो गई, बचपन में बोलता था भूल गया। तब सूबेदार थी लाना सिंह को याद आ गया सब कुछ। सूबेदारनी कह रही थी, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया था। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग ही फूट गए हैं। इन्होंने क्या बोला, मेरा भाग फूट गया है। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है। लायलपुर में भी जमीन दिया हुआ है। कहाँ पे जमीन दिया हुआ था? लायलपुर में। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की घगरिया पलटन क्यों नहीं बना दी? तीमियों की घगरिया मतलब औरत को भी क्यों नहीं एक ठो पलटन बना दिया जाए कि औरत भी जाती लड़ने के लिए। जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चलती। एक बेटा है, फौज में भर्ती करे हुए केवल कितने साल हुए? 1 ही साल हुआ है। उसके पीछे 4 हुए पर एक भी नहीं मिला। इन्होंने क्या बोला था शुरू में ही, मेरा भाग फूट गया। 4 तो हुआ लेकिन एक भी नहीं रहा, जिसमें एक ही बचा हुआ है।
सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग नहीं, अब दोनों जा रहे हैं फिर युद्ध करने के लिए। तुम्हें याद है कि एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाली की दुकान के साथ बिगड़ गया था नहीं, वही बचपन वाली बात बता रहे हैं। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्तों पर खड़ा कर दिया था। ये घोड़ा इससे टकरा गए थे और उनको क्या किया था, इन्होंने बचा लिया था। यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं क्या करता हूँ, आज चल पसारती हूँ। रोते रोते सूबेदारनी ओबड़ी में चली गई। लाना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला। उसने कहा था, उसने क्या कहा था कि मेरे पति और बेटे की जान बचा दिया। जरूर इसी नाम पर इस कहानी का नाम दिया। क्या उसने कहा था? लाना की सर अपने गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लाना चुप रहा, फिर बोला, कौन? किरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ। अब वजीरा भी समझने लगा, जरूर साहब का अंतिम वक्त आ गया है। भैया मुझे और ऊंचा कर लो, अपने पट पे मेरा सिर रख लो। और इनकी इच्छा थी ना कि मैं किरत सिंह की गोद में मरूं, लेकिन जब इन्होंने बोला कि भैया मैं आपकी गोद में हूं, तो वजीरा सिंह ने बोला हाँ। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के होर में यह खूब फलेगा। और हार मने होता है आषाढ़ का एक महीना का नाम है, आषाढ़ होता है महीना आखाड़ का, उस समय हमें आम बोला खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। नहीं, वजीरा सिंह के आंसू टपक रहे थे। वजीरा सिंह समझ गए थे कि अब इनकी अंतिम समय आ गई। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में गांवों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लाना सिंह। कुछ दिन पहले ही लिखा जो ये मर गए। नहीं, कितने बहादुर थे लाना सिंह। जो सूबेदारनी ने जो बात कहा था उसने ये क्या किया, पूरा कर दिया। इसीलिए इस कहानी का पूरा नाम दिया गया था, उसने कहा था। लगभग अब समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को अब समझ में आ जाएगा। उसने कहा था कहानी कितने भाग में बटा हुआ है? 5 भागों में। कहानी कितने भाग में युद्ध वर्णन हुआ है? तो 3 भागों में। ठीक है, आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। लगभग अगर पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो लगभग में पूरा क्वेश्चन आंसर आप लोग को बन जाएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दे। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आप लोग का कमेंट का इंतजार करते रहते हैं कि क्या आप लोग के कमेंट पर हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।